अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडीमा का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जनरल बॉडी में जो वाटर की या डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह है। ठीक है, 2/3 ऑफ वाटर इज इंट्रासेलुलर। 2/3 जो होता है वाटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। और 60% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर। जो हमारे पास 60% बॉडी वेट होता है वो क्या होता है, वाटर का होता है। ठीक है, 60% बॉडी वेट इज ऑफ वाटर, वो वाटर का होता है। ठीक है, 2/3 इज ऑफ इट्स इंट्रासेलुलर। 2/3 जो होता है 2/3, ठीक है, वो क्या होता है, वो इंट्रासेलुलर होता है। एंड 1/3 इज एक्स्ट्रासेलुलर। और जो 1/3 होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे पास किधर होता है, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रावेस्कुलर। जो इंट्रावेस्कुलर लाइक हमारे पास हो गया ब्लड वेयर हो गया, प्लाज्मा, वो इंट्रावेस्कुलर होगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको भी एक्स्ट्रासेलुलर कहेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर हमारे पास दो में डिवाइड है, एक है इंट्रावेस्कुलर और एक है इंटरस्टिशियल। ठीक है, और इंट्रासेलुलर हमारे पास वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के अंदर होता है, लाइक आरबीसीज के अंदर हो गया, लाइक हमारे पास कोई भी सेल हो गया उसके अंदर हो गया। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड होगा उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, और वो 2/3 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं टोटल बॉडी फ्लूइड ये हमारे पास है 60%। इसमें से जो हमारे पास है 2/3 जिसे हम कहेंगे वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल्स ऑफ एवरी काइंड, ब्लड सेल, बोन सेल्स, मसल सेल, एडिपोज सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर जो होगा वो होगा हमारे पास इंट्रासेलुलर। ठीक है, उसके बाद 33% में भी एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास 25% हमारे पास कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंक्लूड फ्लूइड्स बिटवीन सेल, लिम्फ, जीआईटी फ्लूइड्स, स्पाइनल कॉलम फ्लूइड्स। ठीक है, आईज, टीयर, साइनोवियल फ्लूइड, ये होगा हमारे पास कौन सा, इंटरस्टिशियल। और 8% हमारे पास कौन सा होगा, ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, edema. Edema is an abnormal accumulation of fluid in the interstitium located beneath the skin and is found in the cavities. ठीक है, edema क्या होता है, abnormal accumulation of fluid होती है, fluid की normal accumulation होती है in the interstitium में located beneath the skin and in the cavities. ठीक है, skin के नीचे और in the cavities में। ठीक है, edema is abnormal response of the body to inflammation or injury. एडिमा क्या होता है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है किसका, बॉडी का, टू इंजरी, इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड एंगल, a bee sting or skin infection will be all result in edema and involve the area. ये एग्जांपल दी है, ट्विस्टेड एंगल, आपकी एंकल जो है ट्विस्ट हो गई है। ठीक है, बी ने अगर आपको स्टिंग कर दी, मतलब कोई मतलब लाइक आपको किसी चीज ने काट भी ली है बी वगैरह ने, स्किन इन्फेक्शन होगा, तो उस सब में आपको क्या होगा, एक एरियन वॉल्ड होगा, उसमें क्या होगा, विल रिजल्ट इन एडीमा। ठीक है, उसमें उस एरिया में रिजल्ट होगा एडीमा का। ठीक है, फिर एक बार सुने, किसी भी चीज ने आपको काटा या आपका एंकल हो गया, ट्विस्ट हो गया, ठीक है, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या होगा, आपका एडीमा प्रोड्यूस हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है, एडीमा क्या होता है, नॉर्मल रिस्पांस होता है किसका, अब बॉडी का, टू इन्फ्लेमेशन और इंजरी और इन्फ्लेमेशन को नॉर्मल रिस्पांस किसका, बॉडी का, उसको हम क्या कहेंगे, एडीमा। एंकल ट्विस्ट हुआ, इंजरी होगी, बी स्टिंग कर गया, इन्फ्लेमेशन होगी, स्किन इन्फेक्शन हो गया, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, उसमें क्या होगा, एडीमा प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है, इन सम केसेस सच एज एन इन्फेक्शन दिस मे बी बेनिफिशियल, इंक्रीज्ड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल अलाउ मोर इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल एंटर द अफेक्टेड एरिया। सही है, जैसे कि हमने मतलब पीछे इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था, लाइक जब भी इन्फेक्शन होता है वहां पे डब्ल्यूबीसी आते हैं, मतलब इन्फेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं विद, ठीक है, और मतलब उस एरिया को फ्री करवाते हैं। ठीक है, इन सम केसेस सच एज इन्फेक्शन दिस माइट बी बेनिफिशियल, कुछ केसेस में ये बेनिफिशियल भी है एडीमा। इंक्रीज फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल अलाउ मोर इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स टू एंटर द अफेक्टेड एरिया। सही है, इसमें वही बात कर रहे हैं कि कुछ मतलब केसेस में ये बेनिफिशियल है, जैसे कि मतलब कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ब्लड वेसल से हमारे पास मोर आएगा, फ्लूइड आएगा, जिसमें हमारे पास डब्ल्यूबीसी वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है, और एरिया को फ्री करवाएंगे। अब पैथोजेनेसिस ऑफ एडीमा, ये उसके अलावा काज जिसे हम बोलते हैं ऑफ एडीमा, ये सेम ही है। ठीक है, पैथोजेनेसिस और काज वगैरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, इट इज काज्ड बाय मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म से होती है, दैट इंटरफेयर द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ फ्लो। ठीक है,
आपको सिर्फ इतना माइंड में होना चाहिए, जब भी आपसे कोई पूछे एडिमा किस वजह से होता है तो आपको माइंड में होना चाहिए डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो वाटर की वजह से होता है, और ऑनकोटिक प्रेशर वो होता है जो प्रोटीन की वजह से होता है। जब प्रोटीन इंसर्ट करे वो हमारे पास क्या होगा ऑनकोटिक प्रेशर होगा, और हाइड्रोस्टैटिक जो वाटर की वजह से होता है। लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, अगर कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो उसकी वजह से भी एडिमा होगा। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जब सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी तो उसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और एंटी डायूरेटिक मैकेनिज्म होगा। ठीक है, ये सिस्टम ये कैसे होगा, ये कैसे वर्क करेगा इस पिक्चर में देखते हैं। लाइक इंट्रिंसिक रीनल आ गया, हाइपोवोलीमा हो गया। हाइपोवोलीमा क्या होगा, जब हमारे पास वॉल्यूम कम होगा उसमें क्या होगा, रीनल इस्कीमिया, जब रीनल को ब्लड कम पहुंचेगा, किडनी को ब्लड पहुंचेगा कम। डिक्रीज इन रीनल सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल, जब हमारे पास ब्लड कम पहुंचेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही कम होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज सोडियम होगा किसमें, रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल ट्यूब्यूल्स में जब हमारे पास सोडियम कम होगा तो एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा, फिर एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में रेनिन की वजह से, और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन में, किस वजह से, बाय द हेल्प ऑफ रेनिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब ये एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगा प्रोड्यूस तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, कहां से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास सोडियम की एंड वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और एडिमा होगा। ठीक है, जब हमारे पास हाइपोवोलीमा होगा तो बैरो रिसेप्टर कैसे काम करेंगे। बैरो रिसेप्टर हमारे पास एओर्टिक आर्च जो कैरोटिड साइनस में होते हैं, वेसोमोटर सेंटर है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो होगा वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, रीनल इस्कीमिया हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, जब एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम डिक्रीज होगी तो सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाएगी, उस वजह से एडिमा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब हाइपोवोलीमा होगा तो उस वजह से एंटी डायूरेटिक कैसे काम करेगा। एंटी डायूरेटिक हमारे पास जब हाइपोवोलीमा होगा तो एंटी डायूरेटिक हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है, वहां से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और एडिमा हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। उसके बाद हमने बोला था डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये एक्सपोज करेंगे ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके अंदर जब हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर मतलब प्रोटीन का प्रेशर कम होगा, ठीक है, जब प्रोटीन का प्रेशर कम होगा तो प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मतलब पानी को या मतलब ब्लड वगैरह को या प्लाज्मा को वेसल के अंदर रोक के रखते हैं। ठीक है, वेसल के अंदर रोक के रखेंगे किसको, ब्लड को या प्लाज्मा वगैरह को। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड वगैरह को रोक के रखते हैं कौन, प्रोटीन। जब हमारे पास प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो फिर हमारे पास प्रोटीन का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जिस वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लिम्फेडिमा हो जाएगा, लोकलाइज्ड इसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लोकलाइज्ड हमारे पास लिम्फेडिमा होता है। ठीक है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इस वजह से हमारे पास वाटर का आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा और वाटर पानी ज्यादा हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लाज्मा वगैरह ज्यादा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिमा, एडिमा कैन बी क्लासिफाइड एज जनरलाइज्ड एडिमा और लोकलाइज्ड एडिमा। Generalized edema is condition when you notice swelling, puffiness and water retention in various body parts including your abdomen, arm, leg, face and feet. Generalized edema होता है जब आप नोटिस करो swelling, puffiness वगैरह and water retention in various part. ठीक है, एक पार्ट में नहीं, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूड योर एब्डोमेन, एट अ टाइम आपका एब्डोमेन भी स्वेल हुआ है, आर्म्स भी आपके स्वेल हो गए हैं, लेग्स पे भी एडिमा हो गया, फेस भी आपका स्वेल हो गया है, फीट वगैरह भी, तो ये जनरलाइज्ड होगा। इसमें मल्टीपल आपके ऑर्गन या मल्टीपल वेरियस साइट्स इन्वॉल्व हैं। सिम्टम्स इंक्लूड ब्लोटिंग, ठीक है, टाइटनिंग ऑफ स्किन,
and skin that hold an imprint and looks pitted. ये इसके सिम्टम्स होंगे. कंडीशन लीडिंग टू जनरलाइज एडिमा. जनरलाइज एडिमा में जो हमारे पास वो कंडीशन जो जनरलाइज एडिमा काज करवाती हैं, ठीक है, वो उनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आएगा, राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर बोथ हों, जिसमें उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं. नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, सिरोसिस ऑफ लिवर होगी, तो उसमें हमारे पास, ठीक है, एल्बुमिन की जब हमारे पास प्रोडक्शन कम होगी, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलेंगे, सिस्टेमिक इन्फेक्शन वगैरह, ये सारी कंडीशन में हमारे पास जनरलाइज्ड एडिमा होता है. लाइक जनरलाइज्ड राइट हार्ट फेलियर में होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक हाइपोअल्बुमिया होगा इन लिवर डिजीज में, ठीक है. एंड बेरी होगा, बेरी हम बोलते हैं विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास भी होगा जनरलाइज्ड एडिमा. बेरी एक डिजीज है जो हमारे पास विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा होता है. Localized edema can be defined as the type of edema that confined to a particular part of the various conditions that led to localized edema, trauma, infection, lymphatic obstruction like filariasis, venous obstruction like thrombosis. ठीक है, localized edema वो होता है जो सिर्फ एक जगह पे हो, ठीक है, लाइक आपके, ठीक है, हैंड पे edema हुआ है, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे edema हो गया है, ठीक है, आपको किसी चीज ने काटा है तो वहां पे edema हो गया, तो लोकलाइज्ड हो जाएगा. जनरलाइज में ये वेरियस पार्ट्स में एट अ टाइम आपका एब्डोमेन भी इन्वॉल्व होगा, लेग्स भी, फुट भी, आईज भी, फेस भी, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, ठीक है. और लोकलाइज में सिर्फ एक पार्ट आपका पार्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक दिस, ये देख लें, ठीक है. इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक, ब्लड वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, इमेसिएशन एंड ओल्ड एज की वजह से, एंड एलर्जिक कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं लोकलाइज्ड एडिमा. एडिमा को एक और तरह भी हम डिवाइड करते हैं. इसकी टाइप्स में अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स क्या हैं, तो एक आपने कहना है इसकी टाइप्स, इसको हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक लोकलाइज्ड, एक जनरलाइज्ड. लेकिन मोस्टली जो टाइप्स कंसीडर किया जाता है वो पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा होता है. ये जो हम पढ़ेंगे इनको टाइप्स कंसीडर किया जाता है. एडिमा कैन बी क्लासिफाइड एज पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा. Cutaneous edema is referred as pitting edema when after pressure is applied to a small area, the indentation persists after the release of pressure. ये अगर पिक्चर दिखाता हूँ उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है. नॉन पिटिंग edema is observed when the indentation doesn't persist. It is associated with the condition such as lymphedema, lipedema and myxedema, ठीक है. अब ये कंडीशन जो है ये हमारे पास, ये हमने प्रेस किया, ठीक है, छोड़ा, ये हमारे पास परसिस्ट किया, ठीक है, काफी देर हमारे पास स्किन अंदर धंसी रही, इसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा. इसमें भी ये देख लें, ये पिटिंग एडिमा है और ये नॉन पिटिंग एडिमा है, ठीक है. जब भी कोई आपसे मतलब टाइप वगैरह पूछे तो आपके दो तरह के होते हैं, मतलब एडिमा एक होता है पिटिंग होता है, एक नॉन पिटिंग होता है, ठीक है. पिटिंग एंड नॉन पिटिंग आ जाए, ठीक है, उसमें ये लिखते हैं. पिटिंग में ये होता है कि हमारे पास आफ्टर प्रेशर क्या होता है, स्मॉल एरिया बन जाता है, ठीक है. आइडेंटेशन परसिस्ट आफ्टर द प्रेशर रिलीज, आइडेंटेशन रहती है वहां पे, ठीक है, आइडेंटिटी वहां पे रहती है वहां पे, ठीक है. जैसे कि आपका थंब मार्क था तो वहां पे आइडेंटिटी रहेगी आपकी, ठीक है. अगर आपने उसका प्रेशर भी रिलीज कर लिया तब भी आपकी आइडेंटिटी वहीं पे आपकी रहेगी, आपका निशान वहीं पे रहेगा, ठीक है. लेकिन इस चीज में नॉन फिटिंग में नहीं होगा. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ एडिमा, ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिखनी है पिटिंग एंड नॉन पिटिंग, देन उसके बाद आपने लिखना है जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड. इन दोनों को लिखना है, दोनों क्लासिफिकेशन को लिखना है. ये इसमें टाइप्स भी आती हैं. अगर आपसे कोई काजेज पूछेगा तो काजेज ऑफ एडिमा में आप ये लिख लो, ठीक है. अगर कोई पैथोजेनेसिस पूछे तो उसमें भी यही आएगा, ठीक है. डेफिनेशन तो यही है बस. सो दैट्स इट. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज.